नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के पार्ट नंबर 4 के बारे में। इससे पहले मैं आपको 3 पार्ट कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर अभी तक आपने 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो साथियों 3 पार्ट जरूर देख लीजिए पहले, उसके बाद ही ये वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपने पहले स्टार्टिंग के वीडियो नहीं देखे हैं। क्योंकि विज्ञान को अगर आपको समझना है, सीखना है, याद रखना है तो आपको क्रमबद्ध अध्ययन करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इसको याद रख पाओगे, वरना याद रखना मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता, मुश्किल होता है। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ रहे हैं और आप हर प्रकार के एग्जाम की तैयारी यहाँ से करके निकल सकते हैं। साइंस आपको कभी दुखी नहीं करेगी अगर आप मेरी रेगुलर क्लास लेंगे। जितना मैं आपको बता दूं उतना पढ़ लेंगे तो भी, क्योंकि राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे वनपाल वनरक्षक का हो, रीट का हो या फिर लैब असिस्टेंट का हो, सॉरी, यहाँ से पढ़ के आप अच्छे से अपना स्कोर कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप इंडिया लेवल की अगर बात करते हैं तो रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, पुलिस हो गया या फिर अन्य सभी जो एग्जाम्स होती हैं, सभी के लिए बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपको सच में पसंद आ रहा है, अगर आप इस बात को मानते हैं कि कंटेंट में दम है, तो साथियों बिल्कुल आप इसको शेयर करेंगे। अगर नहीं लगता कि भी कंटेंट में दम है, ऐसा नहीं लगता कि कंटेंट में दम नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप मत कीजिए, छोड़ सकते हैं क्लास को। लेकिन अगर आप सच में ही कदर करते हैं कंटेंट की तो आप जरूर वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज की इस वीडियो में। 4 नंबर वीडियो हमारा कोशिकांग का टॉपिक चल रहा था और कोशिकांग को हम आज भी पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो कल मैंने आपको जो करवाया था, मैंने आपको कोशिकांग स्टार्ट करवा दिया था और कोशिकांग में मैंने आपको सबसे पहले अंतःपृथ्वी जालिका के बारे में करवा दिया था। अंतःपृथ्वी जालिका, अंतःपृथ्वी जालिका के बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी थी। 2 नंबर हमने किया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। दूसरा हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। ये 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं कोशिकांग के। आज हम 3 नंबर पढ़ने वाले हैं साथियों लवक के बारे में। किसके बारे में? लवक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। जिसने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया वो कर देगा साथियों क्लास को शेयर, ठीक है ना। मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए लवक। चलिए बात करते हैं लवक की। 3 नंबर लवक। सबसे पहले बात आती है खोज किसने की थी। लवक की खोज किसके द्वारा की गई? तो साथियों इसकी जो खोज की गई थी वो क्लेडे नाम के व्यक्ति के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? क्लेडे नाम के व्यक्ति के द्वारा। नाम था व्यक्ति का क्लेडे। क्लेडे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। क्लेडे नामक व्यक्ति ने इसकी क्या की थी? खोज की थी लवक की। साथियों ध्यान रखना आपको, ये जो लवक होता है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्रकार की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है अवर्णी लवक की। अवर्णी लवक। 2 नंबर आपका आता है वर्णी लवक। 2 नंबर आपका आता है वर्णी लवक। और साथियों 3 नंबर जो आता है वो आता है आपका हरित लवक। 3 नंबर आपका क्या आता है? हरित लवक। लवक आपके 3 प्रकार के, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। सबसे पहले बात करेंगे अवर्णी लवक की। अवर्णी लवक क्या होता है, इसकी सारी विशेषताएं हमें पढ़नी है, लेकिन पहले आपको यह पता होना चाहिए लवक की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो साथियों क्लेडे नाम के व्यक्ति के द्वारा लवक की खोज की गई थी। क्लेडे नाम के व्यक्ति के द्वारा लवक की खोज की गई थी। और ये 3 प्रकार का होता है, अवर्णी, वर्णी और हरित लवक। सबसे पहले बात करते हैं हम अवर्णी लवक की। किसकी बात करते हैं? अवर्णी लवक की बात करते हैं। जो अवर्णी लवक होता है वो पौधे के रंगहीन भागों में पाया जाता है। रंगहीन भागों में, रंगहीन भागों में या फिर भूमिगत भागों में। भूमिगत भागों में, भूमिगत भाग कौन कौन से होते हैं? जैसे जड़ हो गया, है ना, भूमिगत तना हो गया, तो उनको बोलते भूमिगत भाग। तो रंगहीन भागों में और भूमिगत भागों में क्या पाया जाता है? लवक पाया जाता है। और साथियों इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, ये जो लवक होता है ये केवल और केवल वनस्पति कोशिका में होता है। केवल वनस्पति कोशिका में। वनस्पति कोशिका का मतलब सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में होता है, यानी पौधों के अंदर होता है। किसी भी जीव के अंदर आपका लवक नहीं होता। किसी भी जीव के अंदर लवक नहीं होता, जंतु के अंदर लवक नहीं होता, केवल और केवल पौधों के अंदर लवक होता है। एक ऐसी बात मैंने आपको पीछे बताई थी पहले वीडियो में कि जो कोशिका भित्ति होती है, भित्ति, वो भी केवल और केवल किस में पाई जाती है? पौधों के अंदर। भित्ति जंतुओं में नहीं पाई जाती, झिल्ली पाई जाती है जंतुओं में।
लेकिन लवक के बारे में भी आपको ध्यान रखना, लवक जो होता है वो केवल और केवल वनस्पति यानी पौधों में ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको बताया कि ये जो अवर्णी लवक होता है ये रंगहीन भागों में पाया जाता है, यानी जो रंगीन भाग होते हैं उनमें नहीं, जो रंगहीन यानी जो बिना रंग के होते हैं, जो बिना रंग के होते हैं उन भागों में आपका अवर्णी लवक पाया जाता है। और भूमिगत जो भाग होते हैं उनमें भी आपका कौन सा लवक होता है? अवर्णी लवक। देखिए, वर्ण का मतलब रंग होता है और इसके आगे ए लग गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? बिना रंग का, रंग बिना, यानी बिना रंग का अवर्ण हो गया। अवर्ण का मतलब बिना रंग का, वर्ण का मतलब रंग का, हरित का मतलब हरे रंग का। ये तीनों एक जैसे मतलब क्या है, आराम से समझ सकते हो इनको। अवर्ण का मतलब बिना रंग का, वर्ण का मतलब रंग का, और हरित लवक का मतलब होता है हरे रंग का। तो जो अवर्णी लवक होगा वो आपका रंगहीन भागों में और भूमिगत भागों में पाया जाएगा। और साथियों, ये जो आपका अवर्णी लवक होता है ये काम क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, ये जो आपका अवर्णी लवक होता है ये खाद्य पदार्थों का संचय करता है। खाद्य पदार्थों का संचय, खाद्य पदार्थों का संचय करने का काम कौन करता है? तो खाद्य पदार्थों का जो संचय करने का काम करता है साथियों वो अवर्णी लवक करता है। कौन करता है? अवर्णी लवक करता है खाद्य पदार्थों का संचय। खाद्य पदार्थों का संचय करने का मतलब उनको संचित करता है, इकट्ठा करता है उनको, है ना। पौधे के अंदर जो भोजन बना है ना उसको इकट्ठा करने का काम कौन करता है? उसको इकट्ठा करने का काम करता है आपका अवर्णी लवक। ठीक है, और ये जो खाद्य पदार्थों का जो संचय करता है वो 3 रूप में करता है। कितने रूप में करता है? 3 रूप में। मैंने आपको क्या बताया कि अवर्णी जो लवक होता है वो खाद्य पदार्थों का संचय करता है। कितने रूप में करता है? तो 3 रूप में करता है। कितने रूप में करता है? 3 रूप में। अब वो 3 रूप कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले रूप की अगर बात करते हैं, सबसे पहले की अगर बात करते हैं तो वो होता है साथियों एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट, सबसे पहले एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट 2 नंबर आपका जो है ना साथियों वो है आपका 1 नंबर आपका एमाइलोप्लास्ट हो गया, 2 नंबर आपका इलियोप्लास्ट। 2 नंबर आपका कौन सा होता है? इलियोप्लास्ट होता है। और 3 नंबर आपका जो होता है वो एल्यूरोप्लास्ट होता है। एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। इसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रोटियोप्लास्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटियोप्लास्ट भी बोलते हैं। इसको हम प्रोटियोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। यानी मैंने आपको बताया कि जो अवर्णी लवक होता है वो खाद्य पदार्थों का संचय करता है, 3 रूप में करता है, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट या फिर प्रोटियोप्लास्ट। अच्छा, आपको यह भी पूछ सकता है कि जो अवर्णी लवक है वो एमाइलोप्लास्ट के रूप में किसका संचय करता है? अवर्णी लवक एमाइलोप्लास्ट के रूप में किसका संचय करता है? तो साथियों ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का जो संचय है वो किसके रूप में करता है? तो साथियों ध्यान रखना, एमाइलोप्लास्ट के रूप में। एमाइलोप्लास्ट के रूप में जो अवर्णी लवक है वो किसका संचय करता है? कार्बोहाइड्रेट का। इलियोप्लास्ट के रूप में किसका संचय करता है? इलियोप्लास्ट के रूप में ये वसा का संचय करता है। किसका संचय करता है? वसा का संचय। और साथियों प्रोटियोप्लास्ट या फिर एल्यूरोप्लास्ट के रूप में किसका संचय करता है? तो ध्यान रखना, प्रोटीन का संचय करता है। किसका संचय करता है? प्रोटीन का संचय करता है। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी। अवर्णी जो लवक होता है वो रंगहीन भागों में या फिर भूमिगत भागों में पाया जाता है। ये खाद्य पदार्थों का संचय करने का काम करता है और खाद्य पदार्थों का संचय 3 रूप में करता है। एमाइलोप्लास्ट के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है, इलियोप्लास्ट के रूप में वसा का संचय करता है और एल्यूरो या फिर प्रोटियोप्लास्ट के रूप में ये प्रोटीन का संचय करता है। ये बात यहां तक समझ में आई होगी। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी साथियों, किसके बारे में? अवर्णी लवक के बारे में। तो उम्मीद कर सकता हूं अवर्णी लवक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां तक कोई तकलीफ मेरे हिसाब से यहां पर नहीं होगी, अच्छे से आपने इस बात को समझ लिया होगा। ठीक है, लवक की खोज क्लेडे नाम के व्यक्ति ने की थी। 3 प्रकार का आपका लवक होता है, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। लवक केवल और केवल वनस्पति कोशिका में पाया जाता है, ये बात पे आप ध्यान रखोगे। और कोशिका भित्ति भी आपकी वनस्पति कोशिका में ही पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए इसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको। बात करते हैं लवक की। लवक की खोज क्लेडे नाम के व्यक्ति ने 1676-77 में की थी। ये अगर आंकड़ा याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको नाम जरूर याद रखना है कि भी इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी जो खोज की गई थी साथियों वो किसके द्वारा की गई थी? क्लेडे नाम के व्यक्ति के द्वारा।
ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, इस बात को आप छोड़ करके भाग नहीं सकते। उसके बाद है कि लवक मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। सबसे पहले मैंने बात की किसकी? अवर्णी लवक की। किसकी बात की? अवर्णी लवक की। और अवर्णी जो लवक होता है वो रंगहीन भागों में पाया जाता है, यानी बिना रंग के भागों में पाया जाता है, या फिर भूमिगत भागों में पाया जाता है, जैसे जड़ हो गया, भूमिगत तना हो गया। इनके अंदर आपका कौन सा लवक होता है? अवर्णी लवक होता है। इसका मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों का संचय करना। खाद्य पदार्थों का संचय करना किसका मुख्य कार्य होता है साथियों? खाद्य पदार्थों का संचय करना आपका अवर्णी लवक का मुख्य कार्य होता है। ये खाद्य पदार्थों को 3 रूप में संचित करते हैं। कितने रूप में संचित करते हैं? 3 रूप में। वो 3 रूप कौन कौन से मैंने आपको बताया था? एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट का संचय, इलियोप्लास्ट वसा का संचय, एल्यूरोप्लास्ट या फिर प्रोटियोप्लास्ट के रूप में किसका संचय करता है? प्रोटीन का संचय करता है। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा किया गया प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप शेयर करेंगे साथियों, लाइक करेंगे। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं, आपको मैं बोल सकता हूं, करना न करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके ऊपर मुझे विश्वास है, वो विश्वास मुझे कायम रहेगा। अगर आप मेरे साथ दगाबाजी करोगे तो भी कोई बात नहीं, और जो ईमानदारी से शेयर कर देगा, अपने भाई का सहयोग कर देगा, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि साथियों अगर हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे ना, तभी हम कुछ कर पाते हैं, कर पाएंगे, वरना अकेला कुछ नहीं है कोई इंसान। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 2 नंबर किसके बारे में? वर्णी लवक के बारे में। किसके बारे में? 2 नंबर बात करते हैं। दूसरा जो हमारा भाग है वो है वर्णी लवक। वर्णी लवक नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा, वर्णी का मतलब वर्ण, वर्ण का मतलब रंग, यानी ऐसा लवक जो रंगीन भागों में पाया जाता है। ऐसा लवक जो रंगीन भागों में पाया जाए। रंगीन भाग जैसे फल हो गया, फूल हो गया, ये आपके क्या होते हैं? रंगीन भाग होते हैं। वर्णी लवक यानी रंगीन भागों में पाया जाता है। रंगीन भाग कौन कौन से होते हैं पौधे के? जैसे फल हो गया, फूल हो गया, इनके अंदर आपका वर्णी लवक पाया जाता है। कौन सा लवक पाया जाता है? वर्णी लवक पाया जाता है। ठीक है ना? कौन सा? वर्णी लवक। यहां तक कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। या फिर भूमि से ऊपर जो भाग होते हैं, भूमि से ऊपर जो भाग होते हैं उनमें भी, भूमि से जो ऊपर भाग होते हैं उनमें भी क्या पाया जाता है? आपका वर्णी लवक ही पाया जाता है। अब वर्णी लवक कई प्रकार का होता है। वर्णी लवक कई प्रकार का होता है। सबसे पहले बात करते हैं वर्णी लवक, उसका नाम है हल्का केरोटिन वर्णक। हल्का केरोटिन, हल्का केरोटिन वर्णक, ये एक प्रकार का आपका क्या होता है? वर्णी लवक का उदाहरण है। वर्णी लवक का जो उदाहरण है वो कौन है? हल्का केरोटिन वर्णक। और इस हल्के केरोटिन वर्णक के कारण क्या होता है? इस हल्के केरोटिन वर्णक के कारण साथियों आम का हल्का पीला रंग होता है। आम का जो रंग होता है, आम का रंग, वो किसके कारण होता है? तो साथियों आम का जो रंग होता है ना, आम का रंग, आम का जो रंग होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? इस केरोटिन वर्णक के कारण उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से आपको 2 नंबर ध्यान रखना है साथियों, टमाटर का लाल रंग। टमाटर का लाल रंग जो होता है ना, वो आपका लाइकोपिन वर्णक के कारण होता है। किसके कारण? लाइकोपिन वर्णक के कारण। लाइकोपिन जो नाम का वर्णक है वो क्या करता है? टमाटर को लाल रंग देने का काम करता है, टमाटर को लाल रंग प्रदान करने का काम करता है। ठीक है? इसी प्रकार से साथियों आपको जो अगला ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है पर्णहरित। पर्णहरित, पर्णहरित जो होता है ना, जिसको हम क्लोरोफिल भी बोलते हैं, पर्णहरित जो होता है वो पत्तियों का हरा रंग उत्पन्न करता है। पौधे की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? पर्णहरित के कारण होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट 4 नंबर, अगले की अगर हम बात करते हैं तो बात आती है बीटा कैरोटीन वर्णक की। किसकी बात आती है? बीटा कैरोटीन वर्णक। बीटा कैरोटीन, इस बीटा कैरोटीन वर्णक के कारण आपका गाजर का रंग उत्पन्न होता है। किसका रंग? गाजर का रंग। गाजर का जो रंग होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? तो बीटा कैरोटीन वर्णक के कारण उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से आप साथियों ध्यान रखोगे अगला एल्फा कैरोटीन। किसके कारण? एल्फा कैरोटीन। एल्फा कैरोटीन की अगर बात करते हैं, एल्फा कैरोटीन, एल्फा कैरोटीन की अगर हम बात करते हैं तो गाय के दूध का जो पीला रंग होता है, गाय के दूध का पीला रंग, गाय के दूध का जो हल्का पीला रंग होता है,
हल्का पीला रंग वो किसके कारण होता है साथियों? वो इसी केरोटिन वर्णक के कारण होता है। किसके कारण होता है? केरोटिन वर्णक के कारण। हल्का पीला रंग गाय के दूध का, वो किसके कारण? एल्फा केरोटिन वर्णक के कारण। इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट ध्यान रखना है साथियों, बिटानिन। क्या नाम याद रखना है? बिटानिन। तो बिटानिन जो है ना, बिटानिन, इस बिटानिन वर्णक के कारण, बिटानिन वर्णक के कारण आपका जो सलजम और चुकंदर, सलजम और जो चुकंदर का रंग होता है, सलजम और चुकंदर का जो रंग होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? तो वो बिटानिन के कारण उत्पन्न होता है ना। सभी के सभी आपको याद रखने पड़ेंगे, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये आपके क्या होते हैं? वर्णिलवक होते हैं। ये क्या होते हैं? वर्णिलवक। तो किसके कारण किसका रंग होता है वो आपको ध्यान रखना है। उम्मीद कर सकता हूं बात आपको थोड़ी बहुत समझ में जरूर आई है। अब थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए, वर्णिलवक, वर्णी जो लवक होते हैं वो रंगीन भागों में और पादप के ऊपरी भागों में पाए जाते हैं। जैसे फल और फूल में क्या पाए जाते हैं? वर्णी लवक पाए जाते हैं। जैसे आम का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? तो हल्के केरोटिन वर्ण के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग आपके लाइकोपिन वर्णक के कारण होता है। पत्तियों का हरा रंग आपका पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल के कारण होता है। गाजर का रंग जो होता है ना वो विटानिन वर्णक के कारण होता है। सलजम का हल्का बैंगनी रंग विटानिन वर्ण के कारण होता है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? केरोटिन वर्ण के कारण होता है। इसी प्रकार से साथियों आपको ध्यान रखना है, चुकंदर का रंग, चुकंदर का जो रंग होता है वो विटानिन वर्ण के कारण होता है। और आपका बैंगन का जो रंग होता है बैंगनी, वो आपका जेंथोसाइनिन वर्ण के कारण होता है। ये मैं आपको नहीं बता पाया था, इसको याद रखना। बैंगन का रंग जो है ना वो जेंथोसाइनिन के कारण होता है। तो याद रख कर लेना साथियों, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने आपको दो करवा दिए, अवर्णी लवक करवा दिया, वर्णी लवक करवा दिया। अब हम बात करते हैं किसकी? हरित लवक की। तीसरा जो आपका है ना वो है आपका हरित लवक। अब हम हरित लवक के बारे में चर्चा करते हैं। हरित लवक क्या है? सबसे पहली बात तो जो हरित लवक होता है साथियों उसको हम क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इसका दूसरा नाम है क्लोरोप्लास्ट। इसको हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। एक नंबर बात तो आप यही ध्यान रखोगे। ठीक है। हरित लवक जो होता है ना, हरित लवक, इसमें एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। इसमें हरे रंग का एक वर्णक होता है साथियों, और उस हरे रंग के वर्णक को हम बोलते हैं पर्णहरित। क्या बोलते हैं? पर्णहरित बोलते हैं। मैंने क्या बताया? हरित लवक जो है ना उसमें एक हरे रंग का वर्णक होता है, एक हरे रंग का वर्णक होता है। उस हरे रंग के वर्णक को हम क्या बोलते हैं? पर्णहरित बोलते हैं। पर्णहरित को ही क्लोरोफिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहा जाता है। पर्णहरित को ही क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहा जाता है। समझ में आ रही है बात मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? मैंने बताया हरित लवक को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इस हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक हरे रंग का वर्णक होता है जिसको हम पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल बोलते हैं। और इसी पर्णहरित के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, जो मैं आपको पीछे बता चुका हूं। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको ध्यान रखनी है पर्णहरित के बारे में कि पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पर्णहरित के अंदर कौन सी धातु होती है। तो पर्णहरित के अंदर आपकी मैग्नीशियम धातु होती है। कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम धातु होती है। याद रहेगी ना अच्छे से, मैग्नीशियम धातु होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित लवक की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो हरित लवक जो है ना वो काम क्या करता है, ये कार्य क्या करता है? तो ध्यान रखना साथियों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करना, भोजन का निर्माण करना किसका काम होता है? तो हरित लवक का काम होता है। पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करना किसका कार्य होता है? हरित लवक का कार्य होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रियाएं होती हैं साथियों वो दो प्रकार की होती हैं। एक आपकी होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक, और दूसरी आपकी होती है अप्रकाशिक। दूसरी क्या होती है? अप्रकाशिक। और इस अप्रकाशिक को हम
ब्लेकमैन अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लेकमैन अभिक्रिया। ब्लेकमैन अभिक्रिया के नाम से भी इसको जानते हैं। तो मैंने आपको यह बताया कि ये जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करने का काम कौन करता है? हरित लवक करता है। अब प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से होता है, क्या होता है, सारी डिटेल आपको मिलेगी जब मैं आपको पादप विज्ञान करवाऊंगा। अभी मैं आपको जंतु विज्ञान करवा रहा हूं, जब मैं आपको पादप विज्ञान करवाऊंगा, बायोलॉजी का दूसरा पार्ट करवाऊंगा, तब मैं आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे कुछ हम थोड़ी बहुत डिटेल जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया प्रकाश संश्लेषण क्रिया दो प्रकार की होती है। एक आपकी प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, एक आपकी होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया को हम हिल अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिल अभिक्रिया बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है साथियों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मान लो हमारे पौधे की पत्ती है, ये हमारे पौधे की क्या है? पत्ती है। इस प्रकार से ये पौधे की हमारी पत्ती है। इस पौधे की पत्ती के अंदर क्या है? हमारा हरित लवक है। इस पौधे की पत्ती के अंदर क्या है? यहां पर मान लो ये हरित लवक है, और इस हरित लवक को मैं बाहर निकाल के यहां पर बना लेता हूं। ये मान लो मैंने हरित लवक बना लिया। ये मैंने क्या बना लिया? हरित लवक। तो इस हरित लवक में दो भाग पाए जाते हैं। इस हरित लवक में दो भाग पाए जाते हैं। एक भाग तो इस प्रकार से मान लो यहां, और एक भाग आप मान लो ये। एक भाग आपका होता है साथियों ग्रेना भाग, और एक आपका होता है मैट्रिक्स भाग। मैट्रिक्स भाग। ये बातें कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, वो मैं आपको जब पादप विज्ञान करवाऊंगा ना तब बताऊंगा भाई दिखने में कैसा होता है आपका हरित लवक। उसके अंदर ग्रेना भाग किस प्रकार का दिखता है और मैट्रिक्स भाग किस प्रकार का दिखता है वो मैं आपको पादप विज्ञान में करवाऊंगा। एक बार यहां पर मैं आपको समझाने के लिए मैंने चित्र बनाया है, रफली चित्र बनाया है, जो आप थोड़ा सा इसके ऊपर दिमाग अपना स्थिर कर सको इसलिए। इसमें दो भाग होते हैं, एक तो ग्रेना भाग होता है, एक आपका मैट्रिक्स भाग होता है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि ये जो ग्रेना भाग है ना, ग्रेना भाग, इस ग्रेना वाले भाग में तो आपकी कौन सी अभिक्रिया होती है साथियों? प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया आपकी ग्रेना वाले भाग में होती है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया मैट्रिक्स वाले भाग में होती है। कौन से भाग में? मैट्रिक्स वाले भाग में। और इस मैट्रिक्स भाग को हम स्ट्रोमा भाग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा भाग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा भाग भी बोलते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आपको आ गई होगी। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं एक हरित लवक की, तो एक हरित लवक में लगभग 40 से लेके 60 तक ग्रेनाकण पाए जाते हैं। ये जो है ना, ऐसे कितने पाए जाते हैं? लगभग 40 से लेके 60 ग्रेनाकण पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कभी पूछा तो नहीं है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक हरित लवक में कितने ग्रेनाकण पाए जाते हैं? तो 40 से लेके 60 तक इसमें क्या पाए जाते हैं? ग्रेनाकण पाए जाते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करने का काम कौन करता है? हरित लवक करता है। और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो कौन से रंग में सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक कौन से रंग में होती है और सबसे कम कौन से रंग में होती है? तो सबसे अधिक की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपकी लाल रंग में होती है। किस में होती है? लाल रंग में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में होती है? तो लाल रंग में होती है। दूसरी बात, सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ना वो किसके अंदर होती है? तो वो आपके बैंगनी रंग में होती है। कौन से रंग में? बैंगनी रंग में। सबसे कम बैंगनी रंग में, और सबसे अधिक कौन से रंग में होती है? तो लाल रंग में। ये बात भी आप ध्यान रखोगे, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो बात मैंने आपको बता दी। यहां तक कोई तकलीफ, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी। अब ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, ये प्रकाशिक अभिक्रिया मैंने क्या बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया को हम हिल अभिक्रिया भी बोलते हैं। और ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है इसका काम कहाँ पर संपन्न होता है? तो ग्रेना भाग में संपन्न होता है, और एक हरित लवक में 40 से लेकर 60 ग्रेनाकण पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी? प्रकाशिक अभिक्रिया की। अगर हम बात करते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया की, तो प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान जो पर्णहरित होता है वो सूर्य से क्या करता है? प्रकाश को ग्रहण करता है। तो जो प्रकाश को ग्रहण करता है वो किसके माध्यम से करता है, किस रूप में करता है? तो साथियों क्वांटासोम इकाई के रूप में। क्वांटासोम इकाई के रूप में
क्वांटासोम इकाई के रूप में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। और करता कौन है? पर्णहरित करता है। कौन करता है? पर्णहरित। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्णहरित कौन सी अभिक्रिया के समय पर्णहरित कौन सी अभिक्रिया के समय प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण क्वांटासोम इकाई के रूप में करता है? तो साथियों, प्रकाशिक अभिक्रिया या फिर हिल अभिक्रिया के दौरान, प्रकाशिक अभिक्रिया या फिर हिल अभिक्रिया के दौरान जो पर्णहरित होता है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। किसके रूप में? क्वांटासोम इकाई के रूप में, यानी कणों के रूप में, इस प्रकार से बंडल के रूप में। क्वांटासोम का मतलब बंडल के रूप में, यानी इस प्रकार से बंडल्स आता है। यहाँ पर ये सूर्य है, सूर्य से जो प्रकाश आएगा वो प्रकाश इस प्रकार से बंडल के रूप में आएगा, जिसको हम फोटोन कण बोलते हैं। तो फोटोन के रूप में क्या करता है? ये ग्रहण करता है पर्णहरित। किसको? प्रकाश ऊर्जा को। इस अभिक्रिया का नाम क्या है आपका? प्रकाशिक या फिर हिल अभिक्रिया। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या बताया, एक बार फिर से देख लीजिए कि हरित लवक जो होता है उसको हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसको हम पर्णहरित बोलते हैं, जिसे क्लोरोफिल के नाम से भी जाना जाता है। इसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और पर्णहरित के अंदर मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। हरित लवक जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करता है पौधों के अंदर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अधिक लाल रंग में होती है, सबसे कम बैंगनी रंग में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो प्रकार की होती है, प्रकाशिक और अप्रकाशिक। प्रकाशिक अभिक्रिया को हम हिल अभिक्रिया बोलते हैं। हिल अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना भाग में संपन्न होती है और एक हरित लवक में लगभग 40 से 60 ग्रेना कण पाए जाते हैं। अप्रकाशिक अभिक्रिया को हम ब्लेकमैन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। और इस अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ संपन्न होती है? ये साथियों हरित लवक के मैट्रिक्स भाग में संपन्न होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान या फिर हिल अभिक्रिया के दौरान आपका जो पर्णहरित होता है वो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है क्वांटासोम इकाई के रूप में। इतनी बातें मैंने आपको बताई, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, हरित लवक में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पर्णहरित बोलते हैं। और पर्णहरित को ही क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहा जाता है। यह सामान्यतः पेड़ पौधों की पत्तियों के अंदर पाया जाता है। पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर आपका क्या होता है? हरित लवक या फिर पर्णहरित होता है। पर्णहरित की बात अगर आई है तो पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का क्या होता है? निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक किसके अंदर होती है? लाल रंग में। और सबसे कम किसके अंदर होती है? तो बैंगनी रंग में होती है। एक हरित लवक में लगभग 40 से 60 ग्रेना पाए जाते हैं। और ये आपकी जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो ग्रेना भाग में ही क्या होती है? संपन्न होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया को हम हिल अभिक्रिया भी बोलते हैं। और प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान जो पर्णहरित होता है वो सूर्य के प्रकाश से मिलने वाली ऊर्जा को क्वांटासोम इकाई के रूप में क्या करता है? अवशोषित करता है। अप्रकाशिक अभिक्रिया को हम ब्लेकमैन अभिक्रिया भी बोलते हैं। और हरित लवक के मैट्रिक्स भाग या फिर स्ट्रोमा भाग में आपकी अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। यहां तक मैंने आपको करवाया, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे बात करते हैं। देखिए, पादप पत्तियों में खाद्य पदार्थ को स्टार्च या फिर मंड के रूप में क्या करते हैं? संचित करते हैं। जो पौधे होते हैं वो पत्तियों के अंदर भोजन को क्या करते हैं? संचित करते हैं। किसके रूप में? स्टार्च या फिर मंड के रूप में। देखिए, मैं आपको यहां पर बताता हूं। अभी मैंने आपको बताया, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, फिर से बताता हूं मैं आपको। इससे आगे देखिए, अभी मैंने बताया कि जो हरित लवक आपका होता है, हरित लवक जो होता है वो आपका क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। क्या करता है? भोजन का निर्माण। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण कर लिया। अब ये जो बना हुआ भोजन है ये पौधे के अंदर क्या रहेगा? संचित रहेगा। क्या रहेगा? संचित रहेगा। तो ये भोजन संचित किसके रूप में रहेगा? ये भोजन संचित यानी इकट्ठा रहेगा पौधे के अंदर कुछ टाइम के लिए। तो वो किसके रूप में संचित रहता है? तो ध्यान रखना साथियों, स्टार्च या फिर मंड के रूप में। स्टार्च या फिर मंड के रूप में ये क्या रहता है? संचित रहता है। जिस प्रकार से अगर हम मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य के शरीर में जो ग्लूकोज होता है वो हमारा भोजन होता है। ग्लूकोज हमारा क्या होता है? भोजन। तो मनुष्य के शरीर में जो ग्लूकोज है ना, वो किसके रूप में संचित रहता है? तो वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। इसी प्रकार से हरित लवक के द्वारा बना हुआ भोजन पौधे के अंदर
स्टार्च या फिर मंड के रूप में क्या रहता है, संचित रहता है। ठीक है ना, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे। अब बात आती है कि ये जो भोजन बना है, ये जो भोजन बना है ये संचित हो गया स्टार्च या फिर मंड के रूप में। अब इस भोजन का संचरण, इस भोजन का संचरण कौन करता है, इस भोजन का संचरण कौन करता है? तो भी संचरण का मतलब ये है कि पौधे के अंदर भोजन कहां पर बना, पौधे के अंदर भोजन बना पत्ती के अंदर, और यहीं पर क्या रह गया, संचित रह गया। अब ये भोजन तो पूरे पौधे को चाहिए, अब यहां से भोजन चलेगा वो कहाँ आता है, जड़ों में भी आता है, यानी पूरे पौधे के पूरे भागों में जाता है। तो वो कौन सी विधि के द्वारा जाता है और किसके द्वारा जाता है, इसको कौन लेके आता है? तो ध्यान रखना साथियों, स्टार्च या फिर मंड का जो संचरण होता है, भोजन का जो संचरण होता है पौधे के अंदर, वो फ्लोएम नाम का उत्तक करता है। कौन करता है? फ्लोएम नाम का उत्तक करता है। फ्लोएम नाम का जो उत्तक है वो क्या करता है, भोजन का संचरण करता है। क्या करता है? भोजन का संचरण करता है। समझ में आई बात आपको? बिल्कुल समझनी जरूरी है। हरित लवक भोजन का निर्माण करता है, संचित होता है भोजन स्टार्च या मंड के रूप में, फिर इस स्टार्च या मंड को उपयोग किया जाता है पौधे के द्वारा। लेकिन पौधे की पत्तियों से भोजन को लेके कौन आएगा, तो फ्लोएम उत्तक लेके आएगा। फ्लोएम उत्तक भोजन का संचरण करने का काम करता है। और भोजन का जो संचरण होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर, क्योंकि भोजन तो ऊपर ही बनता है भाई पत्तियों के अंदर, वो नीचे तक आएगा, ऊपर से नीचे की ओर होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट, इसके बाद फ्लोएम के जैसे ही एक होता है आपका जाइलम। फ्लोएम के जैसे ही आपका एक क्या होता है, जाइलम। जाइलम क्या करता है, जाइलम जो है ना वो नीचे से ऊपर की ओर काम करता है। किस साइड काम करता है, नीचे से ऊपर की ओर। यानी जाइलम क्या करता है, जल का संचरण करता है। क्या करता है, जल का संचरण। जल का संचरण करने का काम कौन करता है, तो जल का संचरण करने का काम करता है जाइलम। जे फॉर जाइलम, जे फॉर जल, एफ फॉर फूड और एफ फॉर फ्लोएम, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब जल जड़ के अंदर होता है जल तो, और उस जल को ऊपर ले जाने का काम कौन करेगा, तो जाइलम करेगा। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकता हूं बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात आपको और ध्यान रखनी है, ये जो हरित लवक होता है इसको पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पादप कोशिका का रसोई घर। किसको कहा जाता है, हरित लवक को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं पर क्या बनता है, भोजन बनता है। जिस प्रकार से हमारे घरों में रसोई के अंदर भोजन बनता है, उसी प्रकार से पौधे का भोजन हरित लवक में ही बनता है। इसलिए हरित लवक को हम क्या बोलते हैं, पौधों का रसोई घर बोलते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। मैंने आपको हरित लवक भी कंप्लीट करवा दिया, यानी कहने का मतलब लवक का टॉपिक कंप्लीट करवा दिया। इससे आगे आपके और भी टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन अब ध्यान से देखिए, ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब देखिए, पादप पत्तियों में खाद्य पदार्थ को किसके रूप में संचित करते हैं, स्टार्च या मंड के रूप में संचित करते हैं। जबकि जंतुओं में खाद्य पदार्थ का जो संचय होता है वो किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। ये बात मैंने अभी बताई थी आपको। पौधों के पत्तियों में बने हुए भोजन का सहवन ऊपर से नीचे की ओर कौन करता है, फ्लोएम करता है, फ्लोएम उत्तक करता है। और जड़ के मूल रोम द्वारा अवशोषित जल का सहवन नीचे से ऊपर, यानी जल ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा और भोजन ऊपर से नीचे आएगा। तो जल का वहन कौन करता है, आपका जाइलम करता है। जे फॉर जल, जे फॉर जाइलम, एफ फॉर फूड, एफ फॉर फ्लोएम। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। हरित लवक को कोशिका का क्या कहा जाता है, रसोई घर कहा जाता है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भोजन का निर्माण करता है पौधे के अंदर, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पौधे का रसोई घर कहा जाता है। तो उम्मीद कर सकता हूं साथियों बात आपको समझ में आई होगी। अगर बात आपको समझ में आई है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। इससे आगे भी हमारा टॉपिक है वो करने वाले हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम, इनके बारे में, तो आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब बहुत सारे दोस्तों की ये क्वेरी आ रही है कि थोड़ी जल्दी करवाइए, वो करवाइए। साथियों आज तक आपने पढ़ा नहीं है ना, इसलिए आपको जल्दी जल्दी पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। लेकिन आप एक बार पढ़ के देखो, आपका कोर्स भी कंप्लीट होगा, समझ में भी आपको आएगा और आपके क्वेश्चन भी नहीं छूटेंगे। सब कुछ होगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, सब काम होगा, धीरे धीरे होगा, बहुत अच्छे से होगा। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल आपको मैं एक क्लास और दे दूंगा, फिजिक्स की दे दूंगा या केमिस्ट्री की दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सपोर्ट कीजिए ज़रूर, ठीक है ना। तो वीडियो को आप लाइक करके जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।